नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कहते हैं माननीय में। आज हम बात करेंगे पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर और वर्तमान विधायक बृजमोहन अग्रवाल जी से। सर नमस्कार। 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 ये मेरा सबसे पहला सवाल आपसे है, आप छात्र जीवन से राजनीति पे आए हैं, तो जो राजनीति पे आपका आना था वो किसी परिवार के व्यक्ति से प्रभावित हुए थे या राजनीति का आपका एक प्रभाव था? छात्र राजनीति में कोई राजनीति नहीं होती है, कोई राजनीतिक दल नहीं होता है। जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो एक शिक्षक थे 10वीं क्लास में, उन्होंने बच्चों को ट्यूशन पढ़ने को मजबूर किया और जिन बच्चों ने ट्यूशन नहीं पढ़ा उनको उन्होंने फेल कर दिया जी। वो पहली, मुझे लगता है कि एक अन्याय के विरोध में एक आवाज उठाने की सोच शुरू हुई जी। और हमने उस शिक्षक के खिलाफ में आवाज उठाई और आवाज उठाने के बाद में उनको वहां से हटाया गया और उसके कारण एक ऐसी सोच पैदा हुई कि हमको यूथ के लिए काम करना चाहिए, युवाओं के लिए काम करना चाहिए। युवाओं की चिंता कोई नहीं करता है और वो मेरा पहला एक्सपीरियंस था कि किसी मुद्दे को लेकर संघर्ष करना। और फिर स्कूल के साथियों ने नेताजी नेताजी बोलना शुरू कर दिया जी। और मुझे लगता है कि अन्याय के खिलाफ में जो लड़ाई है वहां से हमारी शुरुआत हुई है। उसके बाद जो प्रभाव जो बड़ा एक राजनेता का जो प्रभाव होता है, आपके जीवन में किस राजनेता का बहुत? देखिए, उसके बाद में क्योंकि हम शुरू से राष्ट्रवादी विचारधारा और सेवा की भावना से जुड़े हुए थे, तो हम जब कॉलेज में पहुंचे तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से हम जुड़े और विद्यार्थी परिषद उस समय की जो छात्र राजनीति थी वो गुंडागिर्दी की थी, वो प्रेशर की राजनीति थी, वो राजनेताओं के चक्कर काटने की राजनीति थी, वो दादागिरी की राजनीति थी। तो उस समय विद्यार्थी परिषद के साथ में जुड़कर दादागिरी के विरोध में रायपुर में राजनीति में कुछ मोहल्ले होते थे जी। ये माना जाता था कि ये इस मोहल्ले का दबाव है, इस मोहल्ले का दबाव है। तो उन मोहल्लों के दबाव के विरोध में और हमने फिर कॉलेज की राजनीति में विद्यार्थी परिषद के माध्यम से ये लड़ाई लड़ना शुरू की और हमने छात्रों को कि जरूरी नहीं है कि हम अगर लोगों की सेवा करना चाहते हैं, समस्याओं के समाधान के लिए लड़ाई लड़ना चाहते हैं तो उसके लिए गुंडागिर्दी हो, दादागिरी हो, ये कोई जरूरी नहीं है। आप एकत्रित होकर ताकत के दम पर भी इसका विरोध कर सकते हैं। जब आप पहली बार विधायक बने थे तो परिवार की जो प्रतिक्रिया थी वो क्या थी? देखिए, जब हम विद्यार्थी परिषद में काम करते थे तो विद्यार्थी परिषद में काम करते करते उस जमाने में भारतीय जनता पार्टी कोई बहुत स्ट्रांग नहीं थी जी। तब हमारे यहाँ पर एक संगठन मंत्री हुआ करते थे गोविंद सारंग जी, जिनको मैं अपना राजनीतिक गुरु मानता हूं। उनकी फोटो भी यहाँ पर है। और वो गोविंद सारंग जी ने हमको कहा कि अब विद्यार्थी परिषद में बहुत काम हो गया, अब तुमको भारतीय जनता पार्टी में आना चाहिए। और उस समय कुशाभाऊ ठाकरे जी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के हम कह सकते हैं कि एक महामानव और आदर्श पुरुष थे, जो कभी एक झोला लटकाकर, जिनके बैग में 2 धोती होती थी, 2 कुर्ते होते थे, रात को सोते थे तो उसको धोकर सुखाते थे। तो उनके जीवन को देखकर ऐसा लगा कि ये लोग अपने अपना पूरा जीवन और देश के लिए और समाज के लिए दिया है। और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जो देश के लिए और समाज के लिए काम करती है। वो उसके लिए पहले देश है, फिर समाज है, फिर परिवार है और फिर व्यक्ति है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी का आदर्श, और फिर अटल बिहारी वाजपेयी को हम लोग बचपन से सुनते थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी को अपना आदर्श मानकर राजमाता सिंधिया के हाथों मैंने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की और तब से फिर राजनीति में लगातार हम काम कर रहे हैं। पहली बार 89 में मुझे कहा गया कि भारतीय जनता पार्टी की तरफ से रायपुर शहर से चुनाव लड़ना है, क्योंकि मेरा परिवार सेवा के कामों में, हमारा परिवार शुरू से लगा हुआ है। तो फिर कठिन था चुनाव जीतना, क्योंकि उस समय कांग्रेस का बोलबाला होता था
परंतु कांग्रेस के खिलाफ में एक वातावरण बना और 90 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी सुंदरलाल पटवा के नेतृत्व में, और पहली बार मैं विधायक बना। तो उस समय ना इतनी साधन थी, ना इतनी सुविधाएं थी, परंतु परिवार के लोगों ने और मित्र यारों ने, दोस्तों ने और जनता ने इतना सहयोग किया कि उस समय चुनाव जीते। और चुनाव जीतने के बाद सेवा के कारण और रायपुर शहर के विकास की सोच के कारण, प्रदेश की विकास की सोच के कारण, और जनता लगातार 7 बार जनता के आशीर्वाद से विधायक बना। आप 90 से विधायक हैं और आपके मुकाबले में अभी तक कोई, हर आपका जो विपक्षी है वो भी कहता है कि नहीं, बृजमोहन जी के सामने हम खड़े नहीं हो पाते। पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ये जो विश्वास आपने जनता से जीता है, उसका मूल मंत्र क्या है? वैसे तो मूल मंत्र बताना नहीं चाहिए पर मैं ये मानता युवाओं हूं, के लिए जरूरी है अभी। पर मैं ये मानता हूं कि आपके लिए संबंध बड़ी चीज होना चाहिए। आपके लिए पद बड़ी चीज नहीं है। पद तो आज है, कल नहीं रहेगा, परंतु अगर आपने लोगों से पारिवारिक संबंध बनाए तो वो जीवन भर के लिए बनते हैं। और इसलिए मेरे बारे में लोग जानते हैं कि जो लोग मेरे साथ स्कूल में पढ़े हैं, जो कॉलेज में पढ़े हैं, जो राजनीति में आए हैं, कोई इक्का दुक्का शख्स होगा जो पिछले 40 सालों से मुझसे अलग हुआ होगा। नहीं तो मूल मंत्र यही है कि जो एक बार जुड़ गया उसको अपने साथ में जोड़ कर रखना है। जीवन में खट्टे मिठे और कभी मनमुटाव भी होंगे, दूरियां भी होंगी, परंतु अपनी तरफ से किसी को दूर नहीं करना है, अपने साथ लोगों को जोड़ कर रखना है, यही मूल मंत्र है। आपका एक चीज देखा जाता है कि आप जितनी राजनीतिक अपनी लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों से एक संबंध बनाए हैं, उतना ही आप पारिवारिक भी, आप परिवार पे भी ध्यान दे देते हैं। ये दोनों बैलेंस जो है वो वाला गुण कहाँ से? देखिए, बैलेंस, अगर परिवार के लोग काम के महत्व को समझ जाते हैं तो उसके बाद आपको दिक्कत नहीं होती है। अब जैसे मैं रात को 2-2 बजे तक शादियों में जाता हूँ, तो पहले परिवार के लोग कहते थे कि क्या जरूरत है, अब रुक जाओ, पहले खाना खाओ फिर बाद में जाओ। और जब सार्वजनिक कार्यक्रमों में मैं मंदिर जाता हूँ श्रीमती जी के, अपनी श्रीमती जी के साथ में, तो लोग मंदिर में मिलते थे या सार्वजनिक जगहों पर, भैया आप कल शादी में नहीं आए, तो तब उनका ये कि नहीं आप जाइए, उन्होंने रोकना बंद कर दिया। तो परिवार के सहयोग के बिना आप जनसेवा नहीं कर सकते। तो परिवार का भी पूरा सहयोग लगातार मिला। और मैं ये कोशिश करता हूं कि जहां पर, जैसे मैंने एक नियम बना लिया कि मैं मंगलवार और शनिवार को परिवार के साथ मंदिर जाऊंगा। पहले वो मंदिर 9 बजे जाते थे और मंगलवार शनिवार को फिर उसके बाद में कभी दोस्त यारों के घर भी चले जाते थे। तो जैसे जैसे व्यस्तता बढ़ी तो अब मंदिर जाते हैं रात को 10-11 बजे, उसके बाद किसी दोस्त के यहाँ जा नहीं सकते। तो धीरे धीरे परिवार भी इस बात को समझ गए, एक्सेप्ट कर लिया कि जिस फील्ड में काम कर रहे हैं उस फील्ड में उनके लिए परिवार से ज्यादा जनता और लोग जो है वो महत्वपूर्ण है। इसलिए उसमें कभी मुझे ऐसा नहीं लगा कि परिवार के कारण कोई व्यवधान आया हो, परंतु मैं एक कोशिश करता हूं कि परिवार का कोई भी उत्सव हो, परिवार के कोई भी त्योहार हो, मैं परिवार के साथ मनाऊं, इस बात की मैं पूरी कोशिश करता हूं। बृजमोहन जी, एक आपने युग देखा है, राजनीति का एक युग देखा है, और उस युग में बहुत बदलाव आ गया। पुरानी राजनीति और आज की राजनीति में बहुत बड़ा फेरबदल दिख रहा है। मतलब आप लोगों से बातचीत करने का तरीका या राजनीतिक जो गतिविधियां उसमें, उसको आप किस दृष्टि से देते हैं? देखिए, पहले जो राजनीति थी वो पराक्रम की राजनीति थी कि जो अच्छा काम करेगा, जो मेहनत करेगा, जो संघर्ष करेगा, जो लड़ाई लड़ेगा, वो राजनीति में सफल होगा। परंतु आज की जो राजनीति वो परिक्रमा की राजनीति है। मैं नए लोगों से यही कहना चाहता हूं कि व्यक्ति पहले व्यक्ति से जुड़ता है, उसके बाद वो राजनीतिक दल में आता है। परंतु व्यक्ति के साथ जुड़ने के साथ साथ आपको कर्म भी करना होगा। अगर आप कर्म नहीं करेंगे तो आप एक बार किसी की अप्रोच से आगे बढ़ सकते हैं, परंतु पूरे जीवन में आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। और इसलिए हमको पराक्रम की जगह, परिक्रमा की जगह पराक्रम करना चाहिए और अपने आप को स्थापित करने के लिए मेहनत करना चाहिए, संघर्ष करना चाहिए, लोगों के बीच में जाना चाहिए, लोगों के सुख दुख में शामिल होना चाहिए, लोगों के दुख दर्द को बांटना चाहिए और लोगों की सेवा को अपना माध्यम बनाना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में लोकप्रिय बनेंगे।
जो एक चल रहा है परिवारवाद की राजनीति, हर दोनों दल एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं, दोनों तीनों जो भी दलें हैं, आज आमतौर पे ये कहता है परिवारवाद की राजनीति। और वहां पे हम देखते हैं कि बृजमोहन अग्रवाल जी अपने परिवार में अपने पीछे एक पॉलिटिशियंस नहीं खड़ा कर रहे हैं। देखिए, मैं मानता हूं कि परिवारवाद की राजनीति भी योग्यता के आधार पर होना चाहिए जी। कि मेरे पिता राजनीतिज्ञ थे इसलिए मैं भी राजनीतिक बन जाऊं, या मेरे चाचा थे, या मेरे परिवार के लोग थे, या मेरी माँ थी इसलिए मैं राजनीतिज्ञ बन जाऊं। मैं तो ये चाहता हूं कि अगर परिवार में किसी में योग्यता होगी तो अपने आप बन जाएगा। किसी को आपको प्रमोट करने की जरूरत नहीं है, उसको सहयोग आप कर सकते हैं, परंतु उसमें योग्यता होनी चाहिए। तो मेरा यही मानना है कि परिवार के लोग पहले अपने पैरों पर खड़े हों और इस लायक योग्य बने कि लोग कहें कि इन्हें राजनीति में आना चाहिए, तब राजनीति में कोई आए तो मुझे लगता है ये परिवारवाद के आरोप नहीं लगेंगे। जिस तरीके से कहते हैं कि ये नेता है, जैसे कहा जाता है कि ये व्यापारी का बच्चा है तो वो व्यापारी का बच्चा है, गद्दी पे बैठता है, आज राजनीति में भी वही स्वरूप चल रहा है। ऐसा नहीं है, अब वो जमाना खत्म हो गया। आज व्यापारी के बच्चे, आज डॉक्टर के बच्चे, या आज किसी सरकारी कर्मचारी के बच्चे, छोटे एक ठेला चलाने वाले का बच्चा, रिक्शा चलाने वाले का बच्चा, आज वो भी आईएएस आईपीएस बनता है जी। आज वो भी आईआरएस बनता है, वो भी आज रेलवे में, बैंक में नौकरी लगती है। तो अब वो एक समय खत्म हो गया जब परंपरागत रूप से ये माना जाता था। आज तो ये है कि जिसमें जो योग्यता होगी, और फिर जैसे जैसे यूथ आगे बढ़ रहा है, आईटी का युग है, इस आईटी के युग में कम्युनिकेशन बहुत बढ़ गया है, और इस कम्युनिकेशन के युग में हर व्यक्ति अपने बारे में स्वयं सोचता है। पहले माँ बाप सोचते थे, परंतु अब माँ बाप के साथ साथ बच्चे भी अपने आप में सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे आईएएस बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, मुझे डिप्टी कलेक्टर बनना है, मुझे तहसीलदार बनना है, मुझे रेवेन्यू अधिकारी बनना है। तो बच्चे भी अब सोचने लगे हैं। पहले बच्चों के बारे में खाली उनके पेरेंट्स सोचते थे, उनके परिवार के लोग सोचते थे। तो ये बहुत बड़ा अंतर एक युग का आया है। एक आपको टैगलाइन दी जाती है, सबके खेवैया बृजमोहन भैया, ये टैगलाइन कहाँ से मिली? देखिए, मुझे नहीं मालूम, मैं तो, मेरा ये मानना होता है कि जो भी व्यक्ति हमारे पास आए, उस व्यक्ति को जरूरी नहीं है कि आप 100% लोगों को संतुष्ट कर सकें, उनका काम कर सकें, परंतु उसको ये लगना चाहिए कि उसके काम को करने की हमने कोशिश की है, हमने प्रयास किया है। और बाकी तो मैं ये मानता हूं कि हमारे जो गुरु गोविंद सारंग जी हैं, वो कहते थे कि समय से पहले और किस्मत से ज्यादा किसी को कुछ नहीं मिलता। अगर आदमी अपना परिश्रम कर कर, अपना प्रयास कर कर, अपना कर्म कर कर, अगर उसके बाद में उसको असफलता मिलती है, तो अगर वो ये मान ले कि मेरी किस्मत में नहीं था, तो उसे निराशा नहीं पैदा होगी। और मैं यही मानता हूं। तो इसलिए जितने लोग आते हैं, मैं ये कोशिश करता हूं कि हर व्यक्ति से मैं मिलूं, उसकी बात को सुनूं, और उसका जितना काम कर सकता हूं उतना मैं करूं। इस बात की मेरी कोशिश होती है, और इसलिए शायद लोग इस प्रकार की बात कहते होंगे। भारतीय राजनीति में आपने वो युग देखा है जब आपने विधानसभा का घेराव किया, बहुत अश्रु गैस चले, और ये वाला युग था, नेता संघर्ष में रोड पे आता था, और अब का जो नेता है वो सिर्फ सोशल मीडिया में दिखता है। तो वो राजनीति और आज की राजनीति में फर्क कितना महसूस करते हैं? देखिए, आज भी राजनीति में आपको संघर्ष की आवश्यकता है। जनता की समस्याओं को लेकर जो संघर्ष करता है, उसकी अपनी एक पहचान बनती है। सोशल मीडिया से आप नेता नहीं बन सकते। पहले का नेता रोड पे जाता था, मैंने आपका देखा है कि आप नहीं, आज भी हम रोड पर जाते हैं। संघर्ष तो आपको करना पड़ेगा। आज के लोग समझौते की राजनीति करते हैं, समझौते की राजनीति नहीं, आपको संघर्ष की राजनीति करनी होगी। सोशल मीडिया में भी आपको दम दिखाना चाहिए, सोशल मीडिया में भी आपकी इतनी ताकत होना चाहिए कि आजकल तो लोग बिना जानकारी के और किसी भी बात पे कुछ भी बोल देते हैं, सुनी सुनाई बातें बोल देते हैं। जब तक आपके पास में तथ्य नहीं है, तब तक सोशल मीडिया में भी आपको इंपॉर्टेंस नहीं मिलेगा। अब हम ही लोग देखते हैं कि सोशल मीडिया में कोई पोस्ट डाली है तो कोई मनचला व्यक्ति उसमें कभी गाली भी लिख देता है, कभी उल्टी सीधी चीजें भी लिख देता है, तो उसका कोई महत्व नहीं है। अगर आप तथ्यात्मक चीजें सोशल मीडिया में डालेंगे तो उसकी बात, और आप कुछ कर कर डालेंगे तो फिर आपकी पहचान मिलेगी, आपको इंपॉर्टेंस मिलेगा, अदरवाइज आपको नहीं मिलेगा।
छत्तीसगढ़ में एक जो परिवर्तन दिख रहा है, राजनीतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन दिख रहा है, आने वाले समय में आप छत्तीसगढ़ को कहाँ देखते हैं? देखिए, छत्तीसगढ़ तेजी से विकसित होने वाला राज्य है जी। और इस राज्य में संभावनाओं की कोई कमी नहीं है, परंतु आपको उन संभावनाओं को एक्सप्लोर कर कर और सही दिशा में हमको ले जाना पड़ेगा। हम छत्तीसगढ़ को अगर माफियाओं का गढ़ बनाते हैं, अगर छत्तीसगढ़ को हम शराब का गढ़ बनाते हैं, अगर छत्तीसगढ़ को हम अपराध का गढ़ बनाते हैं, तो ये छत्तीसगढ़ के लिए दुर्भाग्यपूर्ण होगा, क्योंकि छत्तीसगढ़ के मूल स्वभाव जो है वो सरलता है, वो सादगी है, वो बाकी लोगों से सौम्यता है। जो छत्तीसगढ़ का मूल स्वभाव है उसके अनुसार जो राजनीति करेगा वो आगे बढ़ेगा, वो सफल होगा और छत्तीसगढ़ का भविष्य उज्जवल है। आज छत्तीसगढ़ में आप देखेंगे तो हमने 15 सालों में यहाँ पर इसको एजुकेशनल हब बनाने की कोशिश की। आज यहाँ पर लॉ यूनिवर्सिटी है, आज यहाँ पर एनआईटी है, आज यहाँ पर आईआईटी है, आज यहाँ पर 5 सितारा होटलें हैं, आज यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में मॉल हैं। अगर आप देखेंगे तो रायपुर शहर, आज से 5 साल पहले जो लोग आते थे वो कहते थे कि रायपुर तो पहचान में नहीं आ रहा है, तो मेट्रोपॉलिटन सिटी हो गया है, परंतु अभी पिछले 5 सालों में वही रायपुर बर्बाद हो गया। मतलब कहीं कोई विकास के काम नहीं हो रहे हैं, पिछले जो अधूरे काम हैं वो भी पूरे नहीं हो रहे हैं। तो हमको छत्तीसगढ़ को सही दिशा में ले जाने के लिए यहाँ का यूथ, यहाँ की महिलाएं, यहाँ पर गांव के लोग और हम कैसे यहाँ के लोगों को अपडेट कर कर देश के अन्य राज्यों की तुलना में, विकसित राज्यों की तुलना में कैसे आगे बढ़ा सकते हैं, हमको इस दिशा में सोचना पड़ेगा। तब छत्तीसगढ़ आज जो है विकासशील स्टेट है, उसको अगर हमको विकसित राज्य बनाना है तो यहाँ संभावनाएं पूरी हैं और ये विकसित राज्य बन सकता है। 40 साल आपको इस राजनीति में हो गया, मुझे लगता है 40 से भी ज्यादा साल हो गए होंगे। छत्तीसगढ़ के लिए आपने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि आप यहाँ से हैं, यहीं से बिलोंग करते हैं, कि मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा हो, वो क्या सपना है? मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा हो कि यहाँ के बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा हो कि यहाँ के युवाओं को नौकरी के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा हो कि यहाँ पर इतनी हेल्थ सुविधाएं हों कि यहाँ के लोगों को बाहर नहीं जाना पड़े। मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा हो कि यहाँ के लोगों को मजदूरी करने के लिए पलायन नहीं करना पड़े। मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा हो कि यहाँ के जो किसान हैं उनके खेतों तक सिंचाई पहुंचे। मेरा छत्तीसगढ़ ऐसा हो कि छत्तीसगढ़ में रहने वाले लोग गर्व से कहें कि मैं छत्तीसगढ़िया हूं। अगर ये सब होगा तो निश्चित रूप से हम गर्व से कह पाएंगे कि हम छत्तीसगढ़िया हैं। बृजमोहन जी, छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो आपको एक मोहन भैया के नाम से जानती है, मतलब आप बृजमोहन अग्रवाल से उनके मोहन भैया बन चुके हैं और वो अपने मोहन भैया को बतौर मुख्यमंत्री कभी देखना चाहती है। ये उनका सपना पूरा होगा या नहीं? देखिए, सबसे बड़ी मेरी ताकत अगर कोई है तो सुदूर दंतेवाड़ा, बीजापुर, सुकमा, कोंटा से लेकर बलरामपुर, जसपुर, यहां तक के लोग मुझे प्रेम करते हैं। यहां तक के लोग, मैं उनको व्यक्तिगत जानता हूं, वो मेरे को व्यक्तिगत जानते हैं। ये मेरी सबसे बड़ी ताकत है और इसके पद तो आने जाने वाली चीजें हैं। तो मुझे लगता है जिस दिन पार्टी तय करेगी उस दिन ये होगा, परंतु मुझे पद जो है, जैसे मैंने पहले भी कहा कि जो जनता की प्रेम है, स्नेह है, आशीर्वाद है, वो सबसे बड़ी ताकत है। जनता बृजमोहन जी को देखना चाहती है, लेकिन वो जो स्थान आपको मिलना चाहिए वो हमेशा ये होता है कि दलगत राजनीति में थोड़ा सा पीछे हो जा रहे हैं। नहीं, मुझे स्थान मिला है। मैं 7 बार मुझे पार्टी ने विधायक बनाया, 4 बार मुझे मंत्री बनाया। सर, वो जनता, मैं पार्टी के विभिन्न पदों पर रहा हूं और जिस पद पर भी मैं रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि उस पद ने मेरा सम्मान नहीं बढ़ाया है। उस पद का मैंने कोशिश की है, चाहे वो टूरिज्म जैसा छोटा सा विभाग हो, चाहे वो धर्मस्व जैसा छोटा सा राजिम कुंभ जैसी चीज को हमने खड़ा किया, चाहे वो फिर स्कूल शिक्षा विभाग मिला हो। हमने स्कूल शिक्षा विभाग में पहली बार अभी यहाँ के नौजवानों ने आंदोलन किया कि उत्कृष्ट खिलाड़ी घोषित कर और उनको नौकरी नहीं मिल रही है। खेल के नियम हमने बदल कर यहाँ के बच्चों को कैश प्राइज
देना हमने शुरू किया। अगर आप देखेंगे तो हिंदुस्तान का सबसे दूसरे नंबर का लक्ष्मण झूला कहीं बना तो राजिम में बना, महादेव घाट में लक्ष्मण झूला बना। अगर आप देखेंगे रायपुर शहर में कोई सोच नहीं सकता था, केनाल रोड बनी, एक्सप्रेस हाईवे बना। आप मुक्तांगन की बात करेंगे तो मुक्तांगन बनवाया। तो और रायपुर शहर में इतनी बाईपास रोडें बनवाई, राजधानी के रूप में इसको विकसित किया। तो ये इससे बड़ी ताकत कोई नहीं होती, इससे बड़ा पद कोई नहीं होता है कि जिस के माध्यम से आप लोगों की सेवा कर सकें। और इससे जो भी जिम्मेदारी मिली है उसके माध्यम से, इसके अलावा बहुत ऐसी लाखों ऐसे काम हैं और ऐसे लाखों लोग हैं जो मुझे आकर, अभी मैं बैठा था तो एक व्यक्ति आया, उन्होंने कहा कि आपने मेरा जान बचाई है। मुझे याद नहीं था, उसने बताया मैंने कैसे उसकी जान बचाई है। तो ऐसे लाखों लोग हैं और उनका जो प्रेम है, उनका आशीर्वाद है, उनकी जो दुआएं हैं, वो सबसे बड़ी ताकत है, वो सबसे बड़ा पद है। आपका एक चीज है जो आपने छोटे से जो राजिम को कुंभ मेला बना दिया है। और मैं खुद जब व्यक्तिगत तौर पे वहां पर साधुओं से मिलती हूँ तो साधु हमेशा कहते हैं कि हमारा जो आशीर्वाद है ब्रजमोहन अग्रवाल के साथ है। मतलब उन्हें हमेशा ये लगता है कि हमें जो स्थान दिया है वो जो अग्रवाल जी ने दिया है। साधुओं का आशीर्वाद है, जनता का आशीर्वाद है, फिर वो कौन सा आशीर्वाद छूट रहा है? अब वो तो ऊपर वाला ही बताएगा कौन सा आशीर्वाद छूट रहा है। ब्रिजमोहन जी, चलते चलते अपना एक लास्ट सवाल है, क्योंकि आगामी चुनाव है 2024 में, यहाँ पर राजनीतिक उथल पथल की संभावनाएं दिख रही है। भारतीय जनता पार्टी को आप किस हिसाब से देखते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनाएगी, क्योंकि छत्तीसगढ़ की वर्तमान जो सरकार है उस सरकार ने युवाओं के लिए कुछ नहीं किया, महिलाओं के लिए कुछ नहीं किया, नौजवानों के लिए कुछ नहीं किया। उन्होंने यहाँ की मिट्टी की जो सुगंध पूरे देश भर में फैलनी चाहिए उसके लिए कुछ नहीं किया, और उसके कारण सड़कों के लिए कुछ नहीं किया, पानी के लिए कुछ नहीं किया, बिजली के लिए कुछ नहीं किया। 21 लाख लोगों के प्रधानमंत्री आवास छीन लिए। जो वादे किए थे जन घोषणा पत्र में, जिसके आधार पर कांग्रेस ने अपनी सरकार बना ली, वो वादे भी 75% वादे पूरे नहीं किए, और जो 25% वादे पूरे किए वो भी आधे अधूरे किए हैं। और इसलिए जनता, क्योंकि छत्तीसगढ़ की जनता अपना निर्णय चुनाव में दिखाती है, और मुझे लगता है कि चुनाव में जनता दिखाएगी और भूपेश बघेल जी की भ्रष्ट, निकम्मी और माफिया सरकार को हटाकर छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनाएगी। ब्रिजमोहन जी के पान है, जैसे कहा जाता है कि व्यंजन के बाद में पान खाओ तो ही वो पूरा व्यंजन कंप्लीट होता है, तो आपके पान की बहुत चर्चा है। ब्रिजमोहन जी का पान प्रसिद्ध है या जो पान वाला है वो प्रसिद्ध है? दोनों प्रसिद्ध हैं। उसकी खासियत, हमारा जो पुराना घर रामसागर पारा है जी, उसमें राठौर चौक है जी, और राठौर चौक पर एक कस्तूर पान दुकान है, जो पान दुकान आज उसको मुझे लगता है कि 125 साल हो गए, और उन्होंने अपनी सेंचुरी भी बनाई। तो पान मेरे, जब मैं भोपाल में विधायक रहा तब भी यहाँ से पान ट्रेन में वहां तक जाता था, परंतु अब मैं एक तो बनारसी का पान खाता हूँ, दूसरा कस्तूर का पान खाता हूँ। और वैसे छत्तीसगढ़ में लगभग हर शहर में हर पान वाले को मेरा पान मालूम है कि मैं कौन सा पान खाता हूँ। आजकल तो कम हो गया है, क्योंकि अब बच्चे बड़े हुए हैं, फिर आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जमाना है। किसी जमाने में तो मेरे जब बाइट्स आते थे तो मेरा मुंह फूला हुआ होता था, मेरी फोटो में ऐसे ही होते थे। आजकल बच्चे टोकते हैं तो धीरे धीरे अपने आप में सुधार लाने की कोशिश कर रहे हैं, कम कर रहे हैं पान वो। मतलब अपन पान पे चर्चा कर सकते हैं, ऐसा है? निश्चित रूप से, क्योंकि एक मन में या दिमाग में ऐसी बात हो गई है कि पान खाने से एनर्जी मिलती है और लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करके अच्छा काम कर सकते हैं, तो वो भी एक। दोस्तों, ये थे छत्तीसगढ़ की राजनीति के कद्दावर नेता ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, जिनसे आज हमने एक खास बातचीत की। अगले एपिसोड में हम फिर इसी तरीके से किसी व्यक्ति विशेष से आपसे चर्चा कराएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।